बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिनिमम तक हमने जो है वो क्यूरीज कर ली थी। अब हम करते हैं काउंट, एवरेज और सम की क्यूरी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि काउंट की क्यूरी क्या करती है, सम की क्यूरी क्या करती है और एवरेज की क्यूरी क्या करती है। ठीक हो गया। अब हम इसमें काउंट, एवरेज, सम की क्यूरीज को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास ये काउंट की क्यूरी है, सम और एवरेज की क्यूरी। तो काउंट की क्यूरीज को हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास ये क्यूरी है सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं काउंट, एवरेज, सब की क्यूरीज को डिस्कस करने से पहले हम जाते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज किया, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम डेटाबेस और टेबल। तो मैं यहाँ पे जस्ट काउंट की क्यूरी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास काउंट आ गया एस आई डी। काउंट की क्यूरी को मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आईडी कितने आ गए, 8। अब मैं देखता हूँ इसको कि मेरे पास बाकी 8 आईडीज आते हैं। एक्सटेरिक इंटीग्रेट किया तो मेरे पास पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 7 8। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 आईडीज आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो मेरे पास 8 आईडी आ रहे हैं इस क्यूरी के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? तो इसको दोबारा से मैं एक क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसको इंटीग्रेट करता हूँ और इसको इंटीग्रेट करके देखता हूँ कि काउंट का मतलब है कि ये आईडीज को काउंट करेगा और काउंट करके डिस्प्ले करेगा कि कितने उसके अंदर आईडीज आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब काउंट की क्यूरी के बाद, जस्ट काउंट की क्यूरी के बाद मैं यहाँ पे एवरेज की क्यूरी लगाता हूँ, ए वी जी। एवरेज की क्यूरी मैंने लगाई यहाँ पे। एवरेज की क्यूरी लगाने के बाद मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास एवरेज कितनी आई, 6। अब एवरेज कितनी किस तरीके से निकाली जाती है, जो भी मतलब एवरेज का फार्मूला है उसको देख लें कि आपके पास 8 आईडीज़ हैं या आईडीज़ जितने हैं उनको प्लस करके माइनस करके नंबर ऑफ आईडीज़ को जिस तरीके से आपने करना है वो एवरेज की क्यूरी होती है। अगर मैं यहाँ पे सम की क्यूरी लगाऊं तो ये सारे के सारे आईडीज़ को सम कर देगा। किसको? सारे आईडीज़ को सम करके ले आएगा। मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 48। ठीक है, मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 48। तो मैं इसको दोबारा से क्यूरी देखता हूँ। मेरे पास पहले आईडी है 1 1 और 2 कितने होते हैं, 3 3 और 5 8 8 और 6 14 14 और 7 21, यस 21 21 और 8 29 29 और 9 29 और 9 9 30 38 हो गए, 38 और 10 48। तो ये क्या कर रहा है, आईडीज को सम करके डिस्प्ले करवा रहा है। अब एक और चीज़ यार जहन में रहे, काउंट एवरेज सम की क्वेरी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है किसके ऊपर, जिनकी डाटा टाइप हो, जिनकी डाटा टाइप इंटीजर होती है उनके ऊपर ये काउंट एवरेज सम की क्वेरी इंटीग्रेट होता है। तो क्लियर? तो इसके बाद हम फर्दर देखते हैं आगे। लाइक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में अगर किसी का नाम सर्च करना हो तो आप फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो सेम इन द सिनेरियो यहाँ पे भी फ़िल्टर लग रहे हैं कि किसी का नाम सर्च करने के लिए आपके पास उसको फ़िल्टर मोड में लेके आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइक ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। लाइक ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे अगर लाइक के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट लिखो ए और उसके बाद परसेंटेज लगा दो तो इसका मतलब है कि ए से जितने वर्ड्स होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। स्टैटिक database table name where username like
परसेंटेज, ठीक है। अब ये सारे वो नाम आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर ए से स्टार्ट हो रहे होंगे तो सारे नाम आ जाएंगे। अब मैं ये तो काम वो हो गया ना कि जो नंबर ए से स्टार्ट हो रहे हैं हम उनको ऑपरेट करके फैच कर लिया। अब एक और काम है, वो नेम जो ए से एंड हो रहे होंगे, ठीक है, उनको फैच करना है। तो हमें क्या करने का, परसेंटेज के साइन को इधर से इधर करना पड़ेगा। तो ये वो सारे नाम आ रहे होंगे जो ए से एंड हो रहे होंगे, ठीक है। अब एक और क्यूरी है यहाँ पे, select static from customer where customer name like or the following SQL statement select all customer with the customer name that have or in any position, कि वो और एक किसी any position पे आएगा। यहाँ पे मतलब ए किसी भी पोजीशन पे आएगा तो वो नाम आ जाएंगे, कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर ए कहीं पे भी पोजीशन में आ रहा है तो वो उस नाम को क्या कर देगा, सॉर्ट आउट कर देगा। क्लियर? तो कहीं पे भी ए आ रहा है तो वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्यूरी है, नेक्स्ट क्यूरी में हमें वो क्या बता रहा है, select static from customer where customer name like R, the following SQL statement select all customer with the customer name that have R in the second position। तो ये वो कस्टमर को सिलेक्ट करेगा जिसमें R जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास जो ए है वो सेकंड पोजीशन पे जितने भी क्यूरीज में है वो सॉर्ट हो जाए, कि ए सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये देख लो जेड के बाद ए सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो वो नाम शॉर्ट हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ सेकंड पोजीशन के बाद यहाँ पे एक थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, और मैंने स्पेस डाल दिया, उसको डाल दिया, तो मेरे पास वो नेम शॉर्ट होंगे जिनका एक थर्ड पोजीशन पे है। अभी यहाँ पे एक कोई भी थर्ड पोजीशन पे नहीं है, इसको टॉप 200 रोज करके देखते हैं तो एक कहीं पे भी थर्ड पोजीशन पे फॉल नहीं करता। यहाँ पे देख ले डाटाबेस पे कहीं पे भी एक थर्ड पोजीशन पे फॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ दैट ए आई एन, तो ए थर्ड पोजीशन पे फॉल कर रहा है। अब मैं इस क्यूरी में जाऊँगा, इसको भी बंद करते हैं, इस क्यूरी में जाऊँगा तो मेरे पास ए थर्ड पोजीशन पे फॉल करना चाहिए, तो मेरे पास वो नेम आ जाएगा इसमें ए क्या है, थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इस क्यूरी के अंदर ए जो है वो थर्ड पोजीशन के अंदर फॉल करना है, थर्ड पोजीशन के अंदर अप्लाई करना है। सेम इन द सिनेरियो, अगर मैं यहाँ पे एक और इंडेक्स को डाल देता हूँ तो वो कंडीशन सॉर्ट आउट हो जाएगी जिसमें ए की वैल्यू जो है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रही है। तो अब इसमें देखते हैं हम ए की वैल्यू कहीं पे फोर्थ पोजीशन पे आ रही है, अभी ए की वैल्यू कहीं पे भी फोर्थ पोजीशन पे आ रही है, ए एफ जेड ए, तो ये क्या है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर ए की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब वो कहते हैं the following SQL statement all customer with the customer name that start with A and at least 3 characters in length। तो कहते हैं ये स्टेटमेंट वो है कि जो स्टार्ट ए से होगी और तीन कैरेक्टर्स को लेंथ मिलेगी। तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट विद ए और एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, स्टार्ट विद ए और एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, ए से स्टार्ट हो और उसके अंदर कम से कम 3 कैरेक्टर्स हो। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर्स वाला यही है। इसके अलावा हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसका जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, ये जी से हो रहा है, ये जेड से हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है बस, बाकी कोई ए से स्टार्ट नहीं हो रहा और उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स भी नहीं है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि ए से नहीं, हमारे पास जी से स्टार्ट हो, तो जो जी से स्टार्ट होंगे उनको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसका फीडबैक ही आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी से नहीं, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो जेड से और उसके अंदर कम से कम 3 कैरेक्टर हो, तो मैं यहाँ पे जेड डिफाइन करूँगा। तो मैं इसको कंपाइल करूँगा तो मेरे पास वो रिकॉर्ड सॉर्ट हो जाएंगे जो जेड से कॉल हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इनकी सॉर्टिंग होगी, इस तरीके से इनकी सिलेक्शन होगी, इस तरीके से इनकी कंपाइलेशन होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट इन की क्यूरी क्या करती है, इसके अंदर और भी क्यूरीज है लाइक ऑपरेटर्स के, आप उसको देखिए अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से वर्कआउट कर रही है। इनकी क्यूरी क्या कर रही है, इनकी स्टेटमेंट क्या कर रही है, तो सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट को देखते हैं।
Select static from customers where country in Germany, France, UK. हम वो कस्टमर्स को सिलेक्ट करें हैं जिनकी कंट्री क्या है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है। ठीक हो गया। तो इसमें हम इस क्यूरी में हम लगा देते हैं अपनी लॉजिक। सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम टेबल वेयर यूजर नेम। अब यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है ना हमने, पासवर्ड की जगह हम ना इसको चेंज करते हैं, पासवर्ड की जगह कुछ और एंट्रीज करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो इसमें हम पासवर्ड की जगह कर देते हैं जर्मनी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं कहता हूँ वो कस्टमर्स, मतलब इसमें से वो यूजर्स आ गए जो जर्मनी, फ्रांस और यूके के हैं। तो यहाँ पे कह देता हूँ मैं वो यूजर्स आ जाए जर्मनी, फ्रांस और यूके। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, select static from this where username in Germany, comma France, comma यूके। वो यूजर्स आ हैं जो जर्मनी, फ्रांस और यूके के हैं। इसको हम कंपाइल करेंगे तो एरर आ रहा है इसमें, हम देखते हैं। इसको हमने सिंगल कोट्स में लिखना था, सिंगल कोट्स में इसको हमने सिंगल कोट्स में लिखना था। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, एट्रीब्यूट नहीं है। जर्मनी, फ्रांस और यूके के हैं, ठीक है, वो यूजर्स हमें चाहिए। मेरे पास वेयर यूजर नेम इन लाइनरी, पासवर्ड नहीं, यूजर नेम नहीं आ रहा। यहाँ पे पासवर्ड हमने देना है क्योंकि हमारे पास पासवर्ड जर्मनी, फ्रांस, यूके का है। पास पासवर्ड जर्मनी, फ्रांस, यूके का है, तो मेरे पास वो यूजर आ जाएंगे जिनका पासवर्ड जर्मनी का, ये देखिए पासवर्ड है जर्मनी, फ्रांस, यूके का। ठीक है। अगर मैं इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी ऐड करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी ऐड करना चाहूँ, तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आ गया जर्मनी, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे पास वो यूज़र आए हैं जो जर्मनी के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो यूके के हैं और ऑस्ट्रेलिया के। वो यूज़र यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए हैं। इसलिए ये सारा का सारा क्राइटेरिया इस तरीके से आपने इसकी सॉर्टिंग करनी है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक हो गया। ओके हो गया। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्यूरी की तरफ चलते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्यूरी है वो है बिटवीन। ये दो वैल्यूज की लिमिट्स दे दो कि इससे इससे इस तक जो है हमारी वैल्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। दो वैल्यूज की लिमिट है हमारे पास कि मेरे पास आईडी है, तो 1 आईडी टू 10 आईडी उधर तक मेरे पास डाटा आ जाए, तो बिटवीन की क्यूरी हम यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ लगाते हैं स्लैश स्टैटिक स्टैटिक फ्रॉम दिस वेयर आईडी
इज इक्वल आईडी, ठीक है, बिटवीन वन फोर। ये आईडी वो सॉर्ट हो जाए जो 1 और 4 के दरमियान है, तो हम उन आईडीज़ को सॉर्ट कर लेंगे जो 1 और 4 के दरमियान है। हम वो आईडीज़ को सॉर्ट करना चाह रहे हैं जो 1 और 6 के दरमियान है, तो यहाँ पे वो आईडी सॉर्ट हो जाएंगे जो 1 और 6 के दरमियान है। इज इट क्लियर? हम वो आईडी सॉर्ट करना चाह रहे हैं जो 1 और 10 के दरमियान है, तो यहाँ पे हमें वो आईडी सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएंगे जो 1 और 10 के दरमियान है। इसी तरह हमें वो आईडीज़ को सॉर्ट करना चाह रहा जो 6 और 10 के दरमियान है, तो यहाँ पे वो आईडी सॉर्ट आउट हो जाएंगे जो 6 और 10 के दरमियान है, 6 और 10 के बिटवीन फॉल कर रहे हैं। तो ये था हमारा एसक्यूएल क्वेरीज और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, और इसको हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दिया किस तरीके से आप इन क्वेरीज की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उनको प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अलाइज, अलाइज से पहले हमारे पास आ जाते हैं ज्वाइंस। एसक्यूएल ज्वाइंस, एसक्यूएल ज्वाइंस मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है। फर्दर मैं आपको ज्वाइंस करा देता हूँ। ज्वाइंस बेसिकली होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर क्यूरीज को सेंट्रलाइज करने के लिए, क्यूरीज को एक जगह लेके आने के लिए। तो टेबल्स का डिफरेंट डाटा होता है, उसको इनर ज्वाइन के जरिए, आउटर ज्वाइन के जरिए, लेफ्ट ज्वाइन के जरिए, राइट ज्वाइन के जरिए आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं, एक जगह पे लेके आ सकते हैं। ज्वाइंस बेसिकली ये होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन है टेबल 1 टेबल 2 के दरमियान। ये लेकिन ग्रीन फील्ड जो होती है वो बता रही है कि टेबल 1 और टेबल 2 में से कॉमन डाटा लेके आ रहा है। लेफ्ट ज्वाइन होता है कि लेफ्ट टेबल का सारा डाटा और राइट टेबल से मैचिंग डाटा। टेबल 1 यहाँ पे आपका लेफ्ट टेबल है, टेबल 2 यहाँ पे आपका राइट टेबल है। लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 का सारा डाटा, टेबल 1 का सारा डाटा और टेबल 2 से मैचिंग डाटा लेके आता है। सेम इन द सिनेरियो राइट ज्वाइन जो है टेबल 2 का सारा डाटा और टेबल 1 में से मैचिंग डाटा लेके आता है। और फुल आउटर ज्वाइन होता है टेबल 1 और टेबल 2 का फुल डाटा लेके आता है, ठीक है। इसको हम एसक्यूएल की क्वेरीज के जरिए भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को दोबारा से अच्छे तरीके से देख लें। ये 4 मेजर ज्वाइंस है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, जो मोस्टली आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनर जॉइन को देखते हैं। इनर जॉइन के अंदर कॉमन वैल्यूज आती है फ्रॉम बोथ टेबल, तो उनके अंदर मैचिंग वैल्यूज होती हैं। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल का सारा डाटा आता है, राइट टेबल का मैचिंग डाटा आता है। राइट जॉइन राइट टेबल का सारा डाटा आता है, लेफ्ट टेबल में से मैचिंग डाटा आता है। फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन में तो का होल डाटा आता है, ठीक है। ये होता है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, ये सारी कुछ चीजें हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इससे नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं और उसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट प्रोसेस में हम एसक्यूएल की क्वेरीज पे आते हैं। एसक्यूएल की क्वेरीज पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टू टेबल्स है हमारे पास, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 2 में भी डाटा पड़ा, टेबल 1 में तो पड़ा हुआ है, हम टेबल 2 में चेक कर लेते हैं कि कोई डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे शो कर लेते हैं। टेबल 2 में भी पड़ा हुआ डाटा और टेबल 1 में भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखते हैं जॉइंस के थ्रू टेबल 1 और टेबल 2 का डाटा जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल प्रेस करके जूम इन किया, इसको कॉपी किया। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनर ज्वाइन करता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1, ज्वाइन टेबल 2, टेबल 2 इनर ज्वाइन टेबल 1 डॉट आईडी इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट आईडी। कि मैंने क्या किया यहाँ पे सिलेक्ट किया है टेबल 1 से और टेबल 2 से डाटा ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ये इनर ज्वाइन की क्वेरी है। सिलेक्ट स्टैटिक
सारा का सारा डाटा लेके आओ फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन bd bscs.dpo.t1 ऑन bd bscs.dpo.t2 और उसके बाद डॉट आईडी आईडी के बेस के ऊपर मैंने टेबल 1 और टेबल 2 का जो डाटा है वो सॉर्ट किया फिल्टर किया इसके बेस के ऊपर आईडी बेस के ऊपर मैंने टेबल 1 और टेबल 2 का डाटा जो है वो फिल्टर किया उसको सॉर्ट आउट किया ये दोनों। अब इसके बाद जब आईडी के बेस के ऊपर आप डाटा सॉर्ट कर लेते हैं इसको हम चला के देखते हैं कि हमें रिप्लाई क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यूजर आईडी के बेस के ऊपर ये आ रहा है और आईडी के बेस अब यहाँ पे ये डाटा तो मैच नहीं कर रहा ये भी मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा है ये भी नहीं मैच कर रहा ये भी मैच कर रहा लेकिन ये दोनों का डाटा क्यों आया क्योंकि इसमें से एक एट्रीब्यूट मैच कर रहा है वन वन इसलिए ये दोनों टेबल्स का डाटा लेके आ रहा है। अगर यहाँ पे हम जस्ट कह देना यूजर नेम ठीक है कोमा टेबल टू डॉट नेम तो अब देखिए वो यूजर नेम को तो लेके आएगा लेकिन किसकी बेस के ऊपर टेबल 1 और टेबल 2 के ऊपर ठीक है तो टेबल 1 में से यूजर नेम लेके आ रहा है टेबल 2 में से यूजर नेम लेके आ रहा है लेकिन वो कॉमन वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं है। अब इसकी जगह हम दोबारा से करते हैं स्टैटिक और स्टैटिक के बाद यहाँ पे करते हैं लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया तो लेफ्ट ज्वाइन जो है लेफ्ट टेबल का सारा डेटा लेके आता है राइट टेबल का मैचिंग डेटा। अब मैंने जब ये लेफ्ट ज्वाइन किया तो ये देखिए लेफ्ट टेबल कौन सा है जो लेफ्ट ज्वाइन से पहले लिखा हुआ है राइट टेबल कौन सा है जो लेफ्ट ज्वाइन के बाद लिखा हुआ है। तो लेफ्ट टेबल का इस टेबल का टेबल का सारा डेटा आ रहा है तो देखिए टेबल का सारा डेटा आ रहा है और जो T2 है उसका सिर्फ जो है मैचिंग डाटा आ रहा है अनमैच डाटा नल है। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन के टेबल लेफ्ट ज्वाइन का सारा डाटा है और राइट ज्वाइन के साथ जो मैचिंग डाटा हुआ है। अब मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन करूँगा तो राइट टेबल का सारा डाटा आएगा और लेफ्ट ज्वाइन का मैचिंग डाटा आएगा। यहाँ पे मैंने राइट ज्वाइन किया तो राइट टेबल का सारा डाटा आया और जो लेफ्ट ज्वाइन है उसका जस्ट कौन सा डाटा आ रहा है जस्ट मैचिंग डाटा आ रहा है ठीक है। तो ये कौन सा ज्वाइन हो गया राइट ज्वाइन हो गया ठीक हो गया। इसी तरह लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन इन ज्वाइंस को इम्प्लीमेंट करना है और इसके साथ साथ ये आपका काम चलता रहेगा। इसके बाद मैं करता हूँ लेफ्ट राइट के बाद फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइंस करते हैं तो सारा का सारा डाटा ये लेके आता है दोनों टेबल्स के अंदर से ठीक है। तो फुल आउटर ज्वाइन में जो मैचिंग हो रहे हैं उनका भी लिया है जो जिस मैच हो रहे हैं उनका भी लिया है और पूरा का पूरा फुल फ्लैश ये डाटा लेके आया है फुल आउटर ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करने से ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है अब हम ऑन ऑन की कंडीशन को ख़त्म कर देते हैं और फुल आउटर की जगह कॉमा लगा देते हैं। तो ये कौन सी क्वेरी हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है ठीक है। ये नेचुरल ज्वाइन है सारा का सारा डाटा लेके आएगा कोई डाटा इसने नहीं छोड़ना बीच में। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है टेबल्स दो टेबल्स के अंदर लगाए तो वो सारा का सारा डाटा लेके आता है उनमें से कोई वैल्यूज को स्किप नहीं करता। क्रॉस ज्वाइन अगर हम क्रॉस ज्वाइन करें तो क्रॉस ज्वाइन में भी वो सारा का सारा डाटा लेके आता है किसी वैल्यू को स्किप नहीं करता। इज इट क्लियर अंडरस्टैंडेबल। तो ये तो थे आपके जॉइंट्स का फार्मूला था जॉइंट्स की इंटीग्रेशन थी कि किस तरीके से आपने जॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है किस तरीके से आपने जॉइंट्स को कॉन्फ़िगर करना है किस तरीके से आप जॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं ठीक हो गया। इसमें आपको मैंने पहले इनर जॉइंट बताया आउटर जॉइंट बताया नेचुरल जॉइंट बताया ये सारे जॉइंट्स मैंने आपको डिफाइन किए। इनर जॉइंट्स जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वैसे ही वर्कआउट कर रहा है कि दोनों टेबल्स में से मैचिंग डाटा लेके आएगा और अननेसेसरी डाटा जो है उसको स्किप कर देगा। इसी तरह लेफ्ट ज्वाइन जो है वो दोनों टेबल्स के अंदर से लेफ्ट टेबल का सारा डाटा लेके आएगा और राइट टेबल में से मैचिंग डाटा लेके आएगा। राइट ज्वाइन जो है वो राइट टेबल का सारा डाटा लेके आएगा और लेफ्ट टेबल में से मैचिंग डाटा लेके आएगा। फुल आउटर ज्वाइन जो है वो फुल आउटर ज्वाइन दोनों टेबल्स में से कंप्लीट डाटा लेके आता है। तो ये होती है लेफ्ट ज्वाइन इनर
कंपाइलेंस की हेल्प से हम जो है वो सारे के सारे कोड की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसकी कंपाइलेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसमें हम लेफ्ट राइट और आउटर जॉइन और नेचुरल जॉइन को सेल्फ जॉइन को इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन अबाउट रिलेटिंग दिस? ठीक हो गया जी। अब हम इससे आगे चलते हैं कि इसके आगे कौन कौन सी क्वेरीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनर आउटर सेल्फ यूनियन। यूनियन और यूनियन आल में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। ये सारे इंटरव्यू में पूछी जाती है, लेकिन यूनियन और यूनियन आल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, यूनियन क्या करती है? यूनियन आल ऑपरेटर सेट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू। यूनियन आल से डिस्टिंक्ट करती है, यूनियन जो है सारी वैल्यू से एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटाबेस पड़ी हुई है, ये टेबल पड़ा है, इसको मैं शो टेबल डाटा करता हूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं दो टेबल्स की यूनियन करता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वन यूनियन टेबल टू। टेबल टू का नाम क्या है? तो यूनियन करने से क्या होगा? इनपुट सेंटर डिव अंडरस्कोर डिजाइन, ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। यूनियन करने से डॉट यूजर नेम कॉमा टेबल टू डॉट वन कॉमा टेबल टू। अब इसके अंदर क्या होगा, उसे डिज़ाइन में जाके देखते हैं। इसमें यूज़र नेम इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल टू कॉमा यूज़र नेम। ठीक है, टेबल वन कॉमा यूज़र नेम और टेबल टू कॉमा यूज़र नेम। ठीक है, सेलेक्ट कॉमा कॉमा वन कॉमा यूज़र नेम। अब इसके अंदर एरर भी जनरेट हो रहा है। फिर सेंटेंस टीपी अंडरस्कोर डिज़ाइन। ठीक है, टेबल टू फ्रॉम टेबल वन। इसके अंदर रिफ्रेश करते हैं इसको। इसके अंदर रिफ्रेश करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। इसको भी यहाँ से सॉल्व करते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर आया हुआ है यूनियन करते हुए। ओके, ये एरर ये हमारी क्यूरी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, सेम सिनेरियो मैंने एक क्यूरी पकड़नी है और यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ से पकड़ा, कंट्रोल सी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया और इन दोनों को पकड़ा, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है रिजल्ट? Select static from, ठीक है, all queries combined using a union structure, they must have an equal number of expressions in their target list। तो कह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए इनमें टारगेट लिस्ट के अंदर। मैं इसको भी T1 ही कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि दोनों टेबल्स को ही मैं आपको यूनियन कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनियन क्या किया, दोनों टेबल्स को किया। ठीक है, तो यूनियन और यूनियन आल करने के लिए दोनों के अंदर आपके एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। बस यूनियन आल करोगे तो यूनियन आल में जो डुप्लीकेट वैल्यूज होगी
वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। यूनियन आल के अंदर डुप्लीकेशंस को वो रिमूव कर देगा। यहाँ पे वो यही चीज़ कह रहा है, द यूनियन ऑपरेटर सेलेक्ट ओनली, यूनियन ऑपरेटर जो है वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट करता है। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू, और यूनियन आल क्या करता है, सारी वैल्यू ले आता है। जैसे यूनियन आल सारी वैल्यू लेके आ रहा है, और यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा, अगर हम यूनियन लगाते हैं तो जस्ट वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज को लेके आएगा, सप्रेसिव वैल्यूज को लेके आएगा। इज इट क्लियर? ठीक हो गया बेटा? तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है, ठीक है। आप लोगों ने असाइनमेंट भी फुलफिल करनी है, ठीक है। ये लाजमी है, कंपलसरी आपके लिए। असाइनमेंट्स के बगैर जो है वो मार्क्स जो है वो अपडेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए लाजमी है, नेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है, नेसेसरी थिंग्स हैं। इसको देखें, समझें, इंटीग्रेट करें, ठीक है। और इसके बगैर आप जो है वो फुलफिल किसी लेक्चर को नहीं कर सकते, किसी भी पार्ट को नहीं कर सकते, किसी भी एप्लीकेशन को फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसके लिए आपकी जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इसके अलावा मैंने आपको इंसर्ट करने की क्वेरी बताई है, अपडेट करने की क्वेरी बताई है, डिलीट करने की क्वेरी बताई है। इन सारी क्वेरीज को आपने उनसे जो है वो परफॉर्म भी करना है, देन ही आपको फ़ायदा होगा इन क्वेरीज को करने का। अगर आप खुद से इन क्वेरीज को परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको फ़ायदा कोई नहीं है इन क्वेरीज को परफॉर्म करने का, ठीक है। और ना आपकी टास्क कंप्लीट होगी, ना आपकी असाइनमेंट जो है वो प्रॉपर होगी, ना आप पेपर के अच्छे तरीके से इसका लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करें, इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, और उसके बाद इसको फाइनलाइज करें, ठीक है। डीबी के अंदर जब भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना आपके लिए लाजमी होता है कि किस तरीके से आप डाटाबेस को इंटीग्रेट करें, किस तरीके से डाटाबेस को मैनिपुलेट करें, किस तरीके से डाटाबेस को कंपाइल करने हैं। तो ये आपकी बहुत बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, नेसेसरी थिंग्स हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए डेटा को सेंट्रलाइज करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सेंट्रलाइज करने के लिए आप जॉइंस को लगा सकते हैं, क्वेरीज लगा सकते हैं, सर्वर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सर्वर में भी डाटा को पहुंच कर सकते हैं, और सर्वर से डाटा कंप्यूटर को नेटवर्क के जरूर भेज सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आप नेटवर्क में भी कर सकते हैं, जॉइंस भी कर सकते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का नाम है वो हमने क्या किया, जॉइंस का नाम कर रहे हैं कि किस तरह के आप जॉइंस लगा के तो डेटाबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मकसद होता है कि आपने बिग डाटा के ऊपर काम करना है, लार्ज स्केल ऑफ डाटा के ऊपर काम करना है, और बंडल डाटा के ऊपर काम करना है। जब इस लेवल के ऊपर आप काम करते हैं, बंडल डाटा पे काम करें, तो आपके लिए कंपल्सरी है, नेसेसरी है कि आप एक प्रॉपर वे के अंदर उसको ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपर वे में उसको मैनिपुलेट करें। तो क्या अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की इंटीग्रेशन हम कंसीडर करते हैं, डेटाबेस की मैनिपुलेशन, डेटाबेस की फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, एसिड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, कंपाइलेशन मोड पे डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सारा का सारा काम क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के कंसीडरेशन में आता है, आपके कंसीडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डीडीबी कंसीडरेशन में आता है। ठीक हो गया, इज इट क्लियर? अब इससे आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने और कौन कौन सी क्वेरीज करनी है, कौन कौन सी क्वेरीज करनी है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज है एसक्यूएल की, ठीक है। जॉइंस है, यूनियंस है, सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट इंसर्ट इनटू सेलेक्ट है, नल फंक्शन है, स्टोर प्रोसीजर है। ये सारे के सारे फंक्शन जो है ये जब आप एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम करेंगे तो ये सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपने इन क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करना है, या आपकी असाइनमेंट है कि आपने इन क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करना है, एक प्रॉपर वे में इनको डिज़ाइन करना है और उनकी आउटपुट जनरेट करके मुझे सबमिट करवानी है। बेटा ठीक है, आपका लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट ये पॉइंट है, ठीक है। अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, ठीक है, अपने वर्क फ्लो को कंप्लीट करें, और जो भी इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करें। अब लास्ट के ऊपर मैं आपको बता दूं कि जब आप एसक्यूएल की क्वेरीज के लिए इंप्लीमेंट कर रहे होते हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि सर हमने क्वेरीज तो यहाँ पे लिख ली, लेकिन इन क्वेरीज को सेव कैसे करना है, किसी जगह पे जाके मैंने स्टोर करना है। तो आपने जस्ट ये क्वेरीज लिखी है, इसको कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद जब ना आपने इन क्यूरीज को कंट्रोल एस कर लिया, तो कंट्रोल एस करने के बाद आप डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं पे भी इस क्यूरीज का एड्रेस दे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेन एड्रेस आ रहा है बैकअप फाइल्स, डॉक्यूमेंट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बैकअप फाइल्स के अंदर मैं इसको इनको रख देता हूँ एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। बैकअप फाइल में सोल्यूशन है, सॉल्यूशंस 1 के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है।
सेम इन द सिनेरियो मेरे पास ये क्यूरी पड़ी है, ये क्यूरी पड़ी है, जिस क्यूरी इसको भी मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये मेरी क्यूरीज बैकअप फाइल्स में जनरेट हो रही है। ठीक है, फाइल बैकअप फाइल सॉल्यूशन वन, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेम इन द सिनेरियो इस तरीके से हम जो है बैकअप फाइल जनरेट कर सकते हैं और क्यूरीज को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस की हम, तो हमारी क्यूरी कहाँ पड़ी है, डॉक्यूमेंट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बैकअप फाइल सॉल्यूशंस, इसमें ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये इसी तरह आप क्यूरीज को सेव करते जाएं, जो आपकी डिमांड भी बढ़ती जाए और आपकी रिक्वायरमेंट भी फैच होती रही। ये भी मैंने आज का वर्क फ्लो किया, इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। कंट्रोल एस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बैकअप फाइल सॉल्यूशन वन के अंदर मैंने इस क्वेरी को सेव कर दिया। तो मैं इसको क्वेरी का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस क्वेरी को 4 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाके देखता हूँ ये वाले पड़ी हुई हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में बैकअप फाइल्स में सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन वन के अंदर जाके ये सारी क्वेरीज पड़ेंगी। तो ये मैंने जो क्वेरीज बनाई थी उनका बैकअप रख लिया, उनकी इंटीग्रेशन बैकअप के ऊपर रख लिया। तो इस तरीके से आप क्वेरीज का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इनका बैकअप भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी क्यूरी को क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर एक क्यूरी ओपन हो जाएगी, क्यूरी प्रॉपर एक एसक्यूएल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक क्यूरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो प्रॉपर एक एसक्यूएल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास क्यूरी यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ओके कर रहा हूँ, ओके करते ही यहाँ पे एसक्यूएल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास क्यूरी कंपाइल हो जाएगी, क्यूरी ओपन हो जाएगी। ये देखें, सेम इन द सिनेरियो आप बाकी क्यूरीज को भी इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और लेक्चर्स को प्रिपेयर करें, असाइनमेंट्स को फुलफिल करें। डेटाबेस बहुत कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके डेवलपमेंट में आपके अब इसके अलावा इसके बगैर जो है आप मतलब कोड को कंपाइल नहीं कर सकते, कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसको अच्छे तरीके से टच करना है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक छोटी सी जो एग्जांपल्स दी थी उसमें मैंने आपको डेटाबेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में बताया था। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डीडीबी मतलब क्लास लेक्चर खत्म होने से पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एक होती है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होती है डीडीबी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? और एक होती है डीबीए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीए। ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इनका? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीडीबी, डीबीए, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ये सारी की सारी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, इंटरलिंक। तो उसके बाद यहाँ पे आप जाके इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को देख सकते हैं। अब सबसे पहले जो डेटाबेस की फाइल थी वो डीबीएमएस थी, डीबीएमएस के बाद आरडीबीएमएस आई, आरडीबीएमएस के बाद डीडीबीआई, डीडीएमएस के बाद डीबीआई, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इस वक्त डाटा एनालिस्ट आ चुके हुए हैं। डाटा एनालिस्ट इस वक्त टॉप लेवल के लोग होते हैं डेवलपमेंट में। अगर किसी पर्सन को कहो ना कि आप क्या फील्ड में है, किस फील्ड में है, तो लोग आज से 2 साल 3 साल पहले कहते थे कि हम डेवलपर हैं, तो लोग बड़े खुश होते थे, यार ये डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और डेवलपर है। लेकिन आज के दौर में अगर आप किससे पूछें कि सर आपकी फील्ड क्या है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस फील्ड में है, क्वालिटी एश्योरेंस में है, डेवलपमेंट में है, डाटा एनालिस्ट में है, अगर कोई डाटा एनालिस्ट कहते हैं ना तो उसको लोग शॉक्ड होकर देखते हैं कि यार ये डाटा एनालिस्ट है। क्योंकि डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो स्ट्रीम लेवल के पावरफुल माइंड लोग होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो डाटा एनालिस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये डाटाबेस जितनी भी है ये डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड है। एसक्यूएल के ऊपर डाटा एनालिस्ट होती है, सैप के ऊपर डाटा एनालाइजेशन होती है, ओरेकल की होती है, मोंगोडीबी भी होती है, एसक्यूएल के ऊपर होती है। ठीक है, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप डाटा एनालिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एनालिस्ट करने के लिए आपको डाटाबेस का पता होना चाहिए, क्यूरीज का पता होना चाहिए, लॉजिक्स का पता होना चाहिए, फंक्शन का पता होना चाहिए, स्टॉप प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर ये होगा तो आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, लेक्चर्स आप कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है,
अगर कोई क्यूरी हो, कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर, अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।